आज हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ को भी स्टडी करेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। मैग्नेटिज्म जब हमने स्टार्ट किया, सबसे शुरू में आपने एक चीज देखी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो चलते हुए आवेश हैं वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये सबसे पहले ऑरस्टेड ने देखा। लेकिन कितनी करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये सबसे पहले ऑरस्टेड ने नहीं बल्कि बायो-सैवर्ट ने बताया। और आई करंट होने से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही हम पढ़ रहे हैं लगातार। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगातार हम पढ़ रहे हैं। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये ऑरस्टेड ने देखा। लेकिन कितनी करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बात बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो ऑरस्टेड नहीं बल्कि बायो-सैवर्ट थे। आई करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही बात को एक और साइंटिस्ट ने बताया और उनका नाम था एम्पियर। उन्होंने भी यही सब किया। क्या किया? जिस तरह से बायो-सैवर्ट ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो होती है तो उससे आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया उन्होंने। यही काम, सेम यही वर्क एम्पियर ने भी किया। लेकिन बायो-सैवर्ट के ये काम करने का तरीका अलग था और एम्पियर के ये वाला काम करने का तरीका अलग था, बट दोनों ने ही सेम वर्क किया था। कैसे किया? आई करंट होगी तो एम्पियर के मुताबिक कितना चुंबकीय क्षेत्र बनना चाहिए। तो एम्पियर ने सबसे सिंपल लैंग्वेज में अपने लॉ को लिया। किताबों में उसकी बड़ी अलग अलग भाषा लिखी रहती है, बड़ा अलग अलग तरीका लिखा रहता है। मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ, आप इसको देखिए और देखिए कि क्या आपको समझ में आता है। बड़ा बढ़िया और इम्पोर्टेंट लॉ है और बड़ा इजी भी है। लेकिन बायो-सैवर्ट और एम्पियर ने दोनों ने सेम वर्क ही किया था। आई करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही बताया था दोनों ने। तरीका दोनों का अलग अलग है। अभी तक बायो-सैवर्ट को देखा, अब एम्पियर के नियम से देखिए कि कैसे सब होता है। तो एम्पियर का ये मानना था, उन्होंने बोला कि अगर करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, करंट से अगर हम इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर देंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे सिंपल बोला कि अगर आपने कंडक्टर में आई करंट फ्लो की है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी आई बनेगा। बस उन्होंने कुछ ज्यादा झंझट नहीं किया। बायो-सैवर्ट ने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस उनके फॉर्मूले में है। उनका जब एप्लीकेशन करते हैं तो भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी आप देखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम इतना इजी है और हम ऐसी ऐसी जगह पर उसको यूज कर सकते हैं जहां बायो-सैवर्ट नहीं पहुंच पाए। काम दोनों का सेम। तो एम्पियर ने माना कि अगर कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है ना, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पे आई ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर 2I करंट फ्लो हो रही है तो 2I मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब आई करंट फ्लो हुई, आई मैग्नेटिक फील्ड बना, और जब मैग्नेटिक फील्ड बना, बन के ऐसा चारों तरफ बाहर निकलना शुरू हुआ, वो आई बना, यहां मिला। ये नहीं कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आई करंट फ्लो होने से आई मैग्नेटिक फील्ड बना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां मिला, मुझे मिला कितना वो हम बात की बात है। बना आई मैग्नेटिक फील्ड। अब आई मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पे बना, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनकर और इस कंडक्टर से बाहर चलना शुरू किया। किधर की तरफ चलना शुरू करेगा? आपकी तरफ, हमारी तरफ, राइट लेफ्ट, किधर की तरफ? चारों तरफ। और वो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को रास्ते में किससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा? आंसर है रास्ते में उसको मीडियम मिल जाएगा। मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैग्नेटिज्म के लिए मीडियम यूज करता है।
चुंबकीय क्षेत्र के लिए माध्यम वो कैरेक्टर यूज करता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता म्यू नॉट। तो अगर इसके चारों तरफ निर्वात या एयर है तो उसकी चुंबकशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू नॉट से। तो कितनी करंट, फिर से कितनी करंट हमने फ्लो की? आई। चुंबकीय क्षेत्र बना कितना? आई। बन के जब वो चुंबकीय क्षेत्र माध्यम में आया तो माध्यम का एक क्वालिटी है, माध्यम की चुंबकशीलता अगर निर्वात है या वायु है तो वो म्यू नॉट होगी। म्यू नॉट से इंटरैक्ट हुआ और वो माध्यम उसको काट के क्या कर देगा? छोटा कर देगा, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा यहां पहुंचने देगा। कितना यहां पहुंचने दिया उसने? आंसर, अगर आई चुंबकीय क्षेत्र बना और माध्यम की चुंबकशीलता म्यू नॉट है तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र पहुंचा ऐसा, वो चुंबकीय क्षेत्र हमको मिला म्यू नॉट इंटू आई। इतना चुंबकीय क्षेत्र केवल आपको मिलेगा। लेकिन म्यू नॉट आई किधर मिलेगा? इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां। म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा? वेरी गुड आंसर है, चारों तरफ का समेट के अगर आप लाओगे, चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को बांध लोगे, चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर पकड़ लोगे आप, तो वो पूरा मिला के म्यू नॉट आई होगा। किसी एक साइड में म्यू नॉट आई जाएगा ऐसा नहीं है। ये समझ आ गया? ठीक। दूसरी चीज, अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को ना पकड़ना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं उसको। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में निकल रहा होता तो हम एक दिशा में बैरियर लगा देते, पकड़ लेते उसको, क्योंकि ये तो चारों तरफ निकल रहा है। तो हमने क्या किया? ऐसा एक घेरा बना दिया इसको पकड़ने के लिए। ये एक घेरा बना दिया पकड़ने के लिए इसको, और मैग्नेटिक फील्ड को हमने घेर लिया चारों तरफ से। चारों तरफ से घेरा है। कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए ये हमको? म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है। हमने देखा एक बड़ी खास बात इस पे, क्या? इस पॉइंट पर हमने चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड बन के निकला, यहां पर हमने घेरा बना दिया और यहां चेक किया। हमने देखा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एक छोटी सी लेंथ ले ली यहां डीएल। फिर हमने क्या किया? जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका उस डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, बी इंटू डीएल। फिर यहां देखा मैग्नेटिक फील्ड, हमने पाया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां मिला था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां भी मिला, बी। उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि घेरा तो पूरा सेम रेडियस का बनाया हमने, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसा मिला? सेम। अब हमने उसमें एक काम किया कि जहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड बी मिला उसी जगह की छोटी लेंथ ले ली डीएल, और बी और डीएल को क्या कर दिया? गुणा। तो बी डीएल, यहां बी डीएल, बी डीएल, बी डीएल, बी डीएल, जितने भी बी डीएल बने सबको आपस में हमने जोड़ दिया, और हमने पाया कि ये बी डीएल बी डीएल बी डीएल जोड़ करके लाते हैं वो म्यू नॉट आई के ही बराबर आता है। और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र फैला और आपने उसी को तो पकड़ा हुआ है, तो म्यू नॉट से ज्यादा आएगा, कम आएगा, या उसी के बराबर आना चाहिए? सिंपल चीज है, उसी के बराबर आना चाहिए। लेकिन क्या चीज बराबर आ रही है? किसी एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ले लो और इसकी पूरी ये लेंथ ले लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस घेरे की जो लंबाई है वो सेम आती, और वो उतना ही वैल्यू आती है जितना ये म्यू नॉट इंटू आई होता है, उतना ही आता है। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर यहां पर हमको म्यू नॉट आई की वैल्यू बाई चांस 500 है, 500, हमने देखा यहां पर मुझे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिलता है 5 5 5 5 5, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? 5। हमने देखा घेरे की लेंथ कितनी है, तो घेरे की लेंथ हमको मिली 100। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ को गुणा करते हैं आपस में तो वो कितना आ जाता है? 500। वो उतना ही आता है जो कि इस जगह पर म्यू नॉट आई की वैल्यू है। हमने क्या किया? हमने बोला इस घेरे में बना रहे हैं, शायद इसी घेरे के लिए ऐसा होता हो, हमने थोड़ा बड़ा घेरा बना दिया, और बड़ा घेरा बना लिया हमने। छोटा घेरा था,
100 लंबाई का था, 100 लंबाई का। बड़ा घेरा हमने बना दिया और हमने इस घेरे को 500 लेंथ का बना दिया, 500 लंबाई का बना दिया उसको। जाहिर सी बात है, बड़ा घेरा बनाओगे लंबाई बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। छोटा घेरा बनाओगे घेरे की लंबाई कम हो जाएगी। तो बड़ा घेरा बना दिया, कितनी लंबाई का? 500। अब उसके हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखने गए, हर पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला 1 1 1 1 1 1 1 हर जगह। फिर से हमने वही काम किया, चुंबकीय क्षेत्र कितना मिला? 1। टोटल लेंथ कितनी है? 500। 1 इंटू 500 इट इज अगेन 500। क्यों? क्योंकि आप हर बार उसी म्यू नॉट आई को तो पकड़ने जाते हो, कभी आप बड़े घेरे में पकड़ते हो, कभी आप छोटे घेरे से उसको घेर लेते हो, तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं ना, वो तो 500 ही आएगी। फिर हमने कहा कि जरा छोटे से घेरे में पकड़ के देखो, ये छोटा सा घेरा हमने बना दिया इसका। जो ये छोटा सा घेरा बनाया, अब इसकी लेंथ तो कैसी हो जाएगी? अब इसकी लेंथ तो बहुत कम हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, बाई चांस इसकी लेंथ हो गई 10, केवल 10 लेंथ रह गई इसकी। अगर 10 लेंथ रह गई, फिर हमने चेक किया इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। अब आप समझ गए कितना बनेगा? 50 50 50 50 50। क्यों? क्योंकि हर बार लेंथ बदल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, लेकिन एक चीज है कसम से वो कभी नहीं बदलेगी, और वो चीज है बी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? फिर से बड़ा घेरा ले लिया, बी को बताइए कम हो जाएगा या और स्ट्रांग हो जाएगा? कम, वीक हो जाएगा। और हमको समझ में भी आता है, जितना दूर जाते जाओगे बी वीक होते चला जाएगा, तो बी वीक हो जाएगा, घेरा बड़ा हो गया, लेकिन बी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन सेम रहा। इतने बड़े घेरे में हमने मैग्नेटिक फील्ड को घेरा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी तुलना में थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन लेंथ छोटी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, लेंथ छोटी है, बट अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल इज अगेन सेम, उतना ही आता है, वो बदलता नहीं है। हमने और छोटा सा घेरा बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? अब इस पे स्ट्रांग होगा, और ज्यादा वीक हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम करंट से बहुत नजदीक आ गए। मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरी स्ट्रांग, बट द लेंथ ऑफ द सर्कल इज वेरी लेस। तो फील्ड बदल जाता है, कभी स्ट्रांग होता है, कभी वीक हो जाता है, लेंथ कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। पर एक चीज है जो बदलना नहीं जानती, वो कौन सी चीज है? बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लंबाई का गुणनफल, और वो हमेशा हमको किसका मेजरमेंट देती है कि यहां पर कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब है किसी भी जगह पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? म्यू नॉट आई का तरीका, आई करंट फ्लो हुई, आई मैग्नेटिक फील्ड बना, यहां कितना मिला? म्यू नॉट आई, क्योंकि बीच में माध्यम ने उसको काट के छोटा कर दिया। एक तो इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम किधर से कैलकुलेट कर सकते हैं? घेरा बना के उसको मैग्नेटिक फील्ड को घेर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और टोटल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो इसको हमने कैसे किया? बी ले लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और छोटी सी लेंथ ले ली, दोनों का आपस में क्या किया? मल्टीप्लिकेशन, और फिर सबको आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। पूरे घेरे पर करना है ना आपको, तो BDL 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 लेके सबको आपस में आप ऐड कर दो, तभी तो पूरे घेरे का निकलेगा। तो B इंटू DL और सबको आपस में जोड़ दो। जोड़ने के लिए हमारे कैलकुलेशन में क्या तरीका है? इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये इक्वेशन आपको कुछ समझ में आ पाई कि नहीं समझ में आ पाई? एक तरफ से हम चुंबकीय क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू नॉट इंटू आई से,
और दूसरी तरफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, B इंटू DL ले लो, जितने भी BDL बने सबको आपस में क्या कर दो। देखो दो तरीके हैं, या तो B ले लो और पूरी लेंथ का गुणा करा लो, या तो हर जगह का BDL ले लो और फिर सबको जोड़ दो, बात तो वही आ जाएगी ना। तो हमने B इंटू DL और सबको जोड़ने के लिए क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन। और क्योंकि पूरा ऐसा गोला छल्ला बना है इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, क्लोज्ड इंटीग्रल, इसीलिए हमने ये सर्कल बना दिया यहां पर, ठीक है, ओके। अब आप जानते हैं इसका हमने एक नाम रखा, इसको कैसे बोला जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए हमने इसका एक नाम रख दिया। क्या बोला हमने, देखो ध्यान से यहां पर। अब देखो इसका नाम एम्पियर का परिपथी नियम कैसे पढ़ा, ये नियम बनाया किसने, एम्पियर ने, और ये क्या है, एक सर्किट है, इसलिए इस नियम का नाम पड़ा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक छोटी सी लेंथ, लंबाई, और ये इंटीग्रेशन का साइन। इसको हमने बड़ा इजी तरीके से, ये क्या है, लाइन, छोटी सी लेंथ अगर लोगे, ये पूरा देखते हो तो छल्ला नजर आता है आपको, अगर इसका छोटा सा पीस आपको काट के मैं दिखाऊं तो वो सीधा ही नजर आएगा, लाइन जैसा। समझ आ रहे ना आपको। तो हमने इसको पढ़ा लाइन, छल्ला नहीं पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे से इसको कैसे पढ़ना है आपको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में इसी को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये इसका हिंदी में हम नाम रखेंगे। अब आप चाहें तो, क्योंकि पूरा ये बात समझ गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको शब्दों में हम नोट कर सकते हैं, एम्पियर का परिपथी नियम। एक बार सभी ध्यान से देख लें और इसके बाद सभी लोग नोट करेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, उस लूप से घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बस ध्यान से देखो ना, आपने BDL लूप के लॉन्ग ही तो कैलकुलेट किया, तो किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, मतलब ये उस लूप से घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ आ गया। अब हम इसको शब्दों में नोट कर सकते हैं, तो लिख लीजिए एम्पियर के परिपथीय नियम को कैसे लिखेंगे, किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बस ये आ गया, एम्पियर के परिपथी नियम को हमने शब्दों में नोट कर लिया। क्या आप लोगों को एम्पियर का परिपथी नियम समझ में आया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और जो काम बायो-सैवर्ट ने किया था कि आई करंट होने से कितने चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वही काम एम्पियर ने अपने परिपथी नियम में भी किया है। वर्क दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में अलगाव है।
जैसे आप सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबके पढ़ने के तरीके में डिफरेंस होता है। ऐसे ही काम दोनों लोगों का सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं दैट द प्रोसेस मेथड इज डिफरेंट। और मैं आपको बताऊं, अब अगर दोनों का काम सेम है तो सबसे ज्यादा अच्छा काम किसका? सबसे ज्यादा अच्छा काम दोनों का सबसे अच्छा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा जगहों पर और बड़ी आसानी से हम एम्पियर का परिपथी नियम यूज करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो इजी पड़ेगा, अच्छे दोनों हैं, इजी ये ज्यादा पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। तो क्या हुआ, एक बार फिर से बोल दीजिए। किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बी किस प्रकार की राशि है? सदिश। और डीएल भी किस प्रकार की राशि है? सदिश। इसलिए आप इसमें वेक्टर लगा दीजिए। दूसरी चीज, इन दोनों का गुणा करने से करंट मिल रही है। करंट किस प्रकार की राशि है? अदिश। तो दो सदिशों का कौन सा गुणा होगा जो अदिश राशि देगा? अदिश गुणनफल। इसलिए बीच में हम क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। समझ आ गया? और आप जब चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। क्यों? ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, तो वेक्टर बी डॉट डी एल का फॉर्मूला क्या होगा? बी डी एल कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है बताइए? वेक्टर बी और वेक्टर डी एल के बीच का कोण। यहां पर आप बता सकते हैं क्या होगा? अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तो होता है। अब यहां पर डीएल कैसे? ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर कैसा? ऐसा। तो दोनों के बीच का यहां पर एंगल कितना है? 0 डिग्री। समझ नहीं आई बात? अगर ऐसे धारा है तो आपने देखा था ना चुंबकीय क्षेत्र सब वृत्ताकार बनता है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, और यहां पर अगर हम डीएल लेंगे तो वो भी तो ऐसे ही है बेटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 की वैल्यू 1। ये बन गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस तरह से ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए हैं ये नियम। तो आज हम एक काम करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम को आप समझ गए हैं, तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है? थैंक यू।